नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। संसद में एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया है और संसद में लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। हंगामे की वजह अब केवल एसआईआर ही नहीं रह गया है, यानी एसआईआर पर चर्चा की मांग ही नहीं रह गई है, बल्कि संविधान का 130वां संशोधन विधेयक जो सरकार लाने की कोशिश कर रही है उसको कल इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि जेपीसी को वो भेज दिया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, लेकिन इस विधेयक को लेकर सरकार की मंशा पर जबरदस्त सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि वोट चोरी करते करते अब सरकार चोरी पर उतर आई है और इस विधेयक के जरिए राज्यों की सरकारों को वहां की विधानसभाओं को प्रभावित किया जाएगा और अपने मन मुताबिक काम न करने पर उनको धमकी देने के लिए एक संवैधानिक टूल बनाने की कोशिश कर रही है सरकार, जो संविधान निर्माताओं ने जिसकी इजाजत नहीं दी थी। इसको संविधान के खिलाफ बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक कल ही पेश किया गया। इसके जरिए यहां जो राज्यों की विधानसभा, प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री, मिनिस्टर, इन सभी के लिए अगर कोई 30 दिन तक किसी भी आरोप में जिसमें 5 साल की सजा होनी है, अगर वो 30 दिन तक पुलिस की हिरासत में रहे या पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले, उसके बाद उसको पद से हटा दिया जाएगा, इस कानून के मुताबिक जिसको लाया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर जो विरोध हो रहा है वो ये कि किस तरह से जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। अगर इन जांच एजेंसियों के आरोपों में कोई 30 दिन तक रहेगा और उनको कस्टडी में रहा, उसके बाद उनकी कुर्सी चली जाएगी और यह बड़ा आसान है कि 30 दिन तक किसी को जेल में रखना। तो इसको लेकर संसद के दोनों सदनों में कल भी जबरदस्त विवाद हुआ और आज भी विवाद हुआ। इधर एसआईआर को लेकर यह विवाद चल ही रहा है। सरकार पर यह आरोप अभी तक लगते ही रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के, कि किस तरह से जो विपक्षी सरकारें हैं उनके विधायकों को तोड़कर और वहां अपनी सरकार बनाना। पिछले 11 साल में ऐसे कई मौके आए जब वहां बहुमत ना होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने या तो सरकार बनाई या तो सरकार में शामिल रही। और अब इस स्थिति में जब यह कानून लाया जा रहा है तो इसको लेकर सरकार की मंशा पर जबरदस्त सवाल उठ रहे हैं। तमाम जो विपक्षी नेता हैं इसका विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि इसका दुरुपयोग होगा और जानबूझकर यह विधेयक लाया जा रहा है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जो एसआईआर का जो जरूरी मुद्दा है उससे लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक सरकार पास तो नहीं करा पाएगी। उसके पास ना तो लोकसभा में उतने सदस्य हैं और ना ही राज्यसभा में। लेकिन जब मानसून सत्र का समापन होने वाला है उस समय यह विधेयक क्यों लाया गया है, बहुत सारे सवाल हैं अमलेंदु जी, और इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। और चूंकि पास भले न करा पाए लेकिन सरकार ने बता दिया है कि वो क्या क्या कर सकती है। विपक्ष के जो आरोप हैं कि वो संविधान को कैसे बदल रही है और इस तरीके से कि वहां राज्यों की स्वायत्तता ही समाप्त हो जाएगी, उस तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। विपक्षी नेताओं का यह कहना है। हाँ बिल्कुल समीर जी, विपक्षी नेताओं का यही कहना है कि ये सरकार जो है ये उस तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है कि अब वो बिना किसी दलील और बिना किसी अपील और बिना किसी वकील के विपक्ष की सरकारें गिराई जा सकें और विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा सके। लेकिन इसके बीच जो बड़ी खबर है समीर जी ये है कि विपक्ष के नेताओं का नंबर तो बाद में आएगा। पहले जेल भेजे जाएंगे तो पहले जेल भेजे जाएंगे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। ये हमारा कहना नहीं है, ये भी हम स्पष्ट कर दें। ये कहना है विपक्ष के बड़े नेताओं में से एक तेजस्वी यादव का कि ये बिल जो लाया जा रहा है ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को डराने के लिए लाया जा रहा है और उनको जेल भेजने की तैयारी है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये सरकार जो चल रही है इन दोनों की बैसाखियों पर चल रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव सामने है। उपराष्ट्रपति चुनाव में जिस तरीके से जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन सामने लेकर आया है वो आंध्र प्रदेश से ही आते हैं। तेलुगु बिड्डा के नाम पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में जो क्षेत्रीय दल है उनके ऊपर भारी दबाव है कि वो समर्थन दें। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बीजेपी के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो हार जाएंगे। तो इसलिए जो है ये सब तिक्रम लाई गई है ताकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराया जा सके कि आपको हम जेल भेज देंगे अगर आपने समर्थन वापसी की जरा भी कोशिश की। ये कहना है सीधे तौर पर तेजस्वी यादव का। समीर जी तेजस्वी यादव को सुनवाते भी है, लेकिन कितनी जबरदस्त बात है अमलेंदु जी, और सरकार का कॉन्फिडेंस देखिए कि
उसके पास बहुमत नहीं है, लेकिन वो जिन राजनीतिक दलों की बैसाखी पर टिकी है उसी के जरिए इस कानून को पारित कराना चाहती है और उसके बाद इसी तरह की बैसाखी वाली पार्टियां ही उसके निशाने पर होंगी। अब तक देखा भी गया है कि किस तरह से सहयोगी दलों को ये समझिए, आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, इन सबसे इनके पॉलिटिकल डेथ वारंट्स पर सिग्नेचर करने को कह रही है इस बिल के जरिए। क्योंकि सबसे पहले निशाने पे यही लोग होंगे। एकनाथ शिंदे की कई मामले हैं, हिमंता विश्व शर्मा के कई मामले हैं, अजीत पवार के मामले हैं, चिराग पासवान को लेकर भी बातें चल रही हैं, चंद्रबाबू नायडू को लेकर हैं, उनके बेटे नारा लोकेश को लेकर हैं, तो सब ये बातें चल रही है। तो ये एक तरीके से इनको फांसने का षड्यंत्र जो है बीजेपी कर रही है, ये विपक्ष का कहना है। जी बिल्कुल, और सिर्फ इन्हीं को नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इस तरह से जो सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ या गृह मंत्री के खिलाफ अगर वो जाने की कोशिश करेंगे, उनको भी चुप कराने के लिए एक बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आशंका विपक्ष की है और विपक्षी दल इसको लेकर इस जो विधेयक है इसको लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे जैसे ही शुरू हुई स्थगित हुई, लेकिन एक बार फिर 12 बजे से शुरू हुई है। क्या कुछ वहां हो रहा है उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन एक बार पहले सुन लेते हैं तेजस्वी यादव ने सरकार के सहयोगी दलों को किस तरह से चेताया है। चेतावनी नहीं दी है, उनको चेताया है कि इसका दुरुपयोग जब होगा तो ये सबसे पहले इसका शिकार कौन बनेगा। एक बार सुनेंगे तेजस्वी यादव को क्या कहा है उन्होंने इस विधेयक को लेकर और किस तरह की आशंका जताई है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, कुर्सी चली जाएगी। देखिए, ये एक नया तरीका है लोगों को ब्लैकमेल करने का। तो जो ये कानून जो नया लाए हैं कि भाई 30 दिन तक अगर जेल में रहिएगा तो मुख्यमंत्री हो या केंद्र मंत्री का पद जो है स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो ये कानून जो है स्पेशली शुरुआत कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू जी के लिए और नीतीश जी के लिए, जो है ब्लैकमेल करने के लिए, डराने के लिए ये कानून जो है लाया जा रहा है। ये लोग जो 400 पार का नारा जो बोलते थे और गिर करके आ गए और दूसरी पार्टियों पे जो मजबूर होना पड़ गया, उसलिए ये तरकीब अमित शाह जी ने निकाला है। और ये कानून केवल शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी और और संसद के अंदर भी और संसद के परिसर में भी हमारी भाषा संयमित और मर्यादित होना चाहिए। सहमति और असहमति होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हम सदन की गरिमा को, मर्यादा को और शालीनता को बनाए रखें। माननीय सदस्य, मैंने हर माननीय सदस्य को हमेशा पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, लेकिन जिस तरीके का आपका आचरण है, देश आपके आचरण को, आपकी कार्यप्रणाली को देख रहा है। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी स्वच्छ लोकतांत्रिक संस्था के अंदर अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टियों को हम लागू करें और इसके लिए सामूहिक चिंतन भी करना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को आत्म मंथन भी करना चाहिए ताकि देश की लोकतांत्रिक स्वच्छ संस्था की हम मर्यादा को बना रखें और यहाँ अपने आचरण व्यवहार से एक आदर्श स्थापित कर सकें। माननीय सदस्यगण, अंत में मैं सत्र की कार्रवाई में सहयोग हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का, सभापति तालिका के मेरे सहयोगी साथियों का, केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय सहयोगियों का, नेता प्रतिपक्ष, सभी दलों के माननीय सदस्यों का, मीडिया के प्रतिनिधियों का, लोकसभा सचिवालयों का, संबद्ध एजेंसियों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय गीत के लिए, वंदे मातरम की धुन के लिए कुछ देर खड़े हों।
तो ये सदन की कार्यवाही, और अब लग रहा है कि सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, यानी मानसून सत्र का अब समापन हो गया जिस तरह से ये रहा। और 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी तब स्पीकर साहब नहीं बोल पाए थे, उनको जो कुछ भी कहना था, जैसे 21 जुलाई से लेकर अब तक लगातार वो कह रहे हैं, लेकिन आखिरकार वो प्रधानमंत्री मौजूद रहे लोकसभा में, उनके सामने उन्होंने पूरी बात कह दी। पूरा आरोप कि सदन की कार्यवाही अगर नहीं चल रही है तो वो साहब विपक्ष की वजह से नहीं चल रही है, ये सारा कुछ उन्होंने अमलेंदु जी बता दिया। और अब सदन की कार्यवाही अब लग रहा है कि वो स्थगित कर दी गई अनिश्चितकाल के लिए। हाँ सर, सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगी, चूंकि अगर वंदे मातरम और राष्ट्रगान होने लग गया इसका मतलब कि अनिश्चितकाल के लिए हो जाएगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है समीर जी वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पर सदन के अंदर नारे लग रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़। मुझे लगता है कि 78 वर्षों में इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति का सामना किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं करना पड़ा जितनी शर्मनाक स्थिति का सामना 78 सालों में पहली बार नरेंद्र मोदी को करना पड़ रहा है। तो नरेंद्र मोदी का ये नाम, एक रिकॉर्ड ये भी बन गया है कि उनको वोट चोर कहा जा रहा है, गद्दी छोड़ने को कहा जा रहा है, और सदन में बैठे हुए वो चुपचाप जो सुन रहे हैं कि विपक्ष नारे लगा रहा है वोट चोर गद्दी चोर। तो 78 सालों में इस तरीके की शर्मनाक स्थिति का सामना करने वाले पहले और आखिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं, ये साफ समझ में आ रहा है समीर जी। जी बिल्कुल, ये साफ समझ में आ रहा है। और किसी भी इस लगातार विपक्ष संसद परिसर में प्रदर्शन करता रहा, संसद के दोनों सदनों में इस पर चर्चा की मांग होती रही, लेकिन मांग स्वीकार नहीं की गई कि जो वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, चुनाव आयोग पर पूरी मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लग रहे हैं, पद के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं, आखिर उन पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है, ये आ गया है। तो अब ये लोकसभा स्थगित काल के लिए अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। और जैसा हम लोगों ने लाइव देखा भी कि वो सारी स्थितियां उसी तरीके की बना दी गई, और आखिरकार अब वो मानसून सत्र का समापन हो गया है, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। और वहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में विपक्ष अपनी मांग दोहराता रहा, लेकिन मांग स्वीकार नहीं की गई। और अचानक एक दिन पहले, अब अगर जाहिर सी बात है कि ये पता ही रहा होगा सरकार के स्तर पर कि आज ही, हालांकि इसका अभी कल तक थी जो सत्र था कल तक होना था, लेकिन उसको आज ही स्थगित कर दिया गया। सरकार को यह बात मालूम रही होगी, लेकिन कल ले आई है 130वां संविधान संशोधन विधेयक। तो उसकी टाइमिंग की, हर चीज की जो टाइमिंग है बड़ी महत्वपूर्ण है कि तमाम जरूरी मुद्दों से ध्यान कैसे भटकाया जाए। यह विपक्ष का आरोप भी है और चीजें वो दिखाई भी पड़ रही है, केवल आरोप ही नहीं है, साफ दिखाई भी पड़ रहा है कि एक दिन के भीतर वो इस विधेयक को क्यों लाई है, और लाते ही उसको जेपीसी के पास भेज दिया गया। जेपीसी के पास भेजना मजबूरी भी है, क्योंकि उस विधेयक को पास कराने की क्षमता सरकार के पास नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक है, न तो लोकसभा में उसके पास उतने सांसद हैं और न ही राज्यसभा में। और अब मानसून सत्र का समापन भी हो गया। हाँ, मानसून सत्र का समापन भी हो गया, और निश्चित तौर पर समीर जी बहुत हारे हुए, थके हुए, निराश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ रहे थे। और ये साफ समझ में आ रहा है समीर जी कि नरेंद्र मोदी अब बीजेपी के अंदर भी वर्चस्व की लड़ाई हार चुके हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इस तरीके का बिल लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि विपक्ष का साफ तौर पर कहना यही है, और राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही कहना है समीर जी, कि नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके से बीजेपी पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं ताकि वो आसानी से अमित शाह को गद्दी ट्रांसफर कर सकें। और इसीलिए ये बिल लाया गया है ताकि जो अमित शाह के लिए कोई विरोध पार्टी में आए, ना गठबंधन में आए, तो जो गठबंधन में पार्टी में जो विरोध में आ सकते हैं उनको जो है धमकाया जा सके कि आपको हम जेल भेज देंगे और आपका पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर देंगे। इसके लिए लाया गया। और तेजस्वी यादव ने तो साफ तौर पर कहा है कि नायडू और नीतीश को धमकाने के लिए बिल लाया गया है। तो सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार अपनी सरकार बचाने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजेगी? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विपक्ष कह रहा है, खासतौर से तेजस्वी यादव। जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव सुनवाया अभी हम लोगों ने। और क्यों विपक्ष इस पर ऐतराज जता रहा है, इस विधेयक पर जो कानून बनाने की तैयारी एनडीए सरकार कर रही है, एक बार सुनते हैं राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं इस विधेयक को लेकर। तो बार आपके कुकर्मों की वजह से भारत की जनता ने आपको अल्पमत में ला दिया। आपकी सरकार नहीं बनी बहुत जगहों पे, तो भाजपा के जो कुकर्म है जनता ने नकार दिया है। अब उसमें बहुमत लाने के लिए ये कानून लाए जा रहे हैं। यह काला कानून है, क्रूर कानून है, लोकतंत्र विरोधी कानून है। अब मैं नहीं जानता प्रधान जी को कुछ मालूम भी है या नहीं मालूम है, पूछ लें किसी से। ऐसे ऐसे सेक्शन हैं
अपराध के, जिनमें 3 महीने के पहले 6 महीने के पहले जमानती नहीं होगी। तो आप अपनी जो एजेंसीज है ना, जो आप जिनको चलाते हो, उनसे पहले मुकदमा कायम करा दो मुख्यमंत्री के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ या विरोध पक्ष में जो बैठा है। जब वो 6 महीने बाद जमानत पे आएगा तब तक तो कुर्सी भी जा चुकी होगी, सरकार भी जा चुका होगा, बहुमत भी जा चुका होगा। अरे बच्चों के खेल मत खेलो, पूरा जोर लगा लो इस काले कानून को, लोकतंत्र के हत्या करने वाले कानून को, पुरानी तुगलकी और राजशाही को वापस लाने वाले कानून को हम भारत का कानून नहीं बनने देंगे। ये संविधान विरोधी है, संविधान हम लाए हैं, हमसे ज्यादा कौन जानता है। पर मोदी जी के अल्पमत सरकारों को बहुमत में तब्दील करने के भय और आतंक की लटकती तलवार को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। तो इसको काला कानून बता रहे हैं प्रमोद तिवारी। और काला कानून और विपक्ष, सरकार लाई है, सरकार के पास बहुमत नहीं है फिर भी लाई है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि किसी भी कीमत पर इस कानून को पास नहीं होने दिया जाएगा। एक बार सुनते हैं टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे हैं इस कानून को। 130वां संविधान संशोधन विधेयक जिसको कल पेश किया गया है और पेश करने के बाद उसको जेपीसी को यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। चुनाव है और 2026 में तमिलनाडु, केरला और पश्चिम बंगाल में जब चुनाव है, तो चुनाव से पहले जिन राज्यों में चुनाव आते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है का लक्ष्य ऑपोजिशन पार्टी और नेताओं को टारगेट करना। बिल्कुल, मैंने वही कहा। और ये चीज आप सब पत्रकार भी समझ लीजिए कि जीवन में ये बिल पास नहीं होगा। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट रिक्वायर्स 2/3 majority. The government is only trying to divert attention and use this as a media spectacle to divert the attention of the people from SIR. Because SIR has fallen flat on their faces. तो ये गवर्नमेंट की तरफ से प्लॉय कह लीजिए, गिमिक कह लीजिए, साजिश कह लीजिए, जिसके तहत वो दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम तो अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं और उसमें प्राइम मिनिस्टर भी है, होम मिनिस्टर भी है। अरे छोड़ी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बहुत बड़ी चीज हो गई। जो लोग बीजेपी में पिछले 10 साल में गए हैं, जिनके खिलाफ हजारों करोड़ों रुपए का एलिगेशन मैंने नहीं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, बीजेपी नेता खुद लगाए थे, उनको एक समन तक 2 साल 4 साल में नहीं गया। तो आप क्या प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर की बात करते हो, कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करते हो? लोग हंसेंगे आपके ऊपर। भाई आप जिन लोगों के खिलाफ चुनाव में जाके बोल के आए, 10 दिन बाद उन्हीं के साथ हाथ मिला के सरकार बना रहे हो। यू हैव कॉम्प्रोमाइज ऑन योर आइडियोलॉजी और आपके इंटेंशन कभी सही नहीं है। तो चाहे आप ये कहीं भी करने का कोशिश करो, ये जीवन में होने वाला नहीं है। तो किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देंगे, काला कानून है। और इस कानून को लेकर लगातार विपक्ष इसको लेकर विरोध कर रहा है। और विपक्ष की सबसे जो एक कहना है कि इस कानून को जिस जल्दबाजी में लाया गया, सरकार को भी पता है कि ये पारित नहीं हो सकता है और उसके पास सांसदों की संख्या इतनी नहीं है, फिर भी लाया गया। मकसद उसका यही है कि हेडलाइन मैनेजमेंट किया जाए, 1-2 दिन के लिए कम से कम उलझाए रखा जाए। SIR को लेकर जो इतनी चर्चा हो रही है, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा हो रही है, 1 दिन के गैप के बाद आज से फिर से शुरू हो गई है, उन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, उन सारी चीजों से भटकाने के लिए यह कोशिश की गई है। और तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद उज्जवल रमण सिंह ने भी यही बात कही है और कई सांसद इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन और इन चीजों से, जिस तरह से कल ये विधेयक इसको पेश किया गया, आज ही सत्र का अवसान हो गया, तो यह साफ साबित होता है कि कोई और मकसद सरकार का नहीं था। हां, एक और मकसद यह जरूर रहा होगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उपराष्ट्रपति पद का, और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन। इंडिया गठबंधन ने भी बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है और इसमें उसके सहयोगी दल
एनडीए गठबंधन से एक अलग रुख अपनाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि जो बी सुदर्शन रेड्डी है वो चंद्रबाबू नायडू के ही कैंडिडेट हैं। हालांकि इसके बारे में कोई औपचारिक बात नहीं कही गई है, कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ऐसा है। यानी एनडीए गठबंधन के भीतर इसको लेकर एक विभाजन दिखाई पड़ रहा है। तो उन दलों को एक संकेत देने की भी कोशिश है कि सरकार कुछ भी कर सकती है उनके खिलाफ, और इसीलिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर यह कानून पारित हुआ, पहले तो पारित नहीं होगा, लेकिन अगर यह पारित हो गया तो सबसे पहला निशाना सरकार के वो सहयोगी दल ही बनेंगे जिनकी बैसाखी पर सरकार टिकी हुई है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये साफ तौर पर कहना है तेजस्वी यादव को, समझा भी जा रहा है कि सबसे पहले निशाने पर ये सहयोगी दल ही होंगे। और ये अपने दर्शकों को हम सूचना देने की आज विपक्ष के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और उनके नामांकन के समय राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता वो सब मौजूद थे। और ये कहा है साफ तौर पर बी सुदर्शन रेड्डी ने कि मैं चूंकि किसी राजनीतिक दल का नुमाइंदा नहीं हूं और मेरा कोई राजनीतिक झुकाव भी नहीं है, तो इसलिए मुझको सब वोट देंगे। यानी ये लड़ाई अब आरएसएस वर्सेस अदर्स जो है ये हो गई है। चूंकि सीपी राधाकृष्णन आरएसएस के नुमाइंदे हैं, तो अब देखना ये कि आरएसएस के नुमाइंदे को क्या चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जगन मोहन रेड्डी, बीजू जनता दल ये सब क्या समर्थन देंगे। ये समीर जी एक बड़ी बात समझी जा रही है। ये बड़ी बात है। और अमलेंदु जी, अब बताया आपने जैसा कि बी सुदर्शन रेड्डी ने आज पर्चा दाखिल कर दिया है, उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कर दिया है। कल सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन किया था। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार हैं और एनडीए का कोई बड़ा नेता अमलेंदु जी कल दिखाई नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, गृह मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, लेकिन और पहली बार ऐसा होगा हम जहां तक देख रहे हैं कि एनडीए के राष्ट्रपति पद के या उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन हो और उसमें घटक दलों के बड़े नेता न दिखाई पड़े। हाँ, ये भी हुआ। चंद्रबाबू नायडू भी दिखाई नहीं पड़े, नीतीश कुमार भी दिखाई नहीं पड़े। तो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार तय कर चुके हैं कि उनको इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का समर्थन करना है। और इसीलिए जब ये भनक जब लग गई है, अब चर्चा ये कि पेगासस के जरिए भनक लग गई है सरकार को, ये भनक लग गई है तभी ये बिल लाया गया है। तो अब देखना ये कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये जो बिल लाया जा रहा है इससे डरते हैं कि नहीं डरते हैं, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में साफ हो जाएगा। ये बिल्कुल, हालांकि उनके पार्टी के जो सांसद हैं और मंत्री हैं वो जरूर गए तेलुगु देशम पार्टी के और जनता दल यूनाइटेड के, लेकिन इस तरह के बड़े मौके पर हमेशा गठबंधन दलों के सहयोगी जो होते हैं उनके बड़े नेता मौजूद रहते हैं। और आज जिस तरह के इंडिया गठबंधन के घटक दलों के तमाम नेता मौजूद रहे बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन में। खैर इसको, लेकिन ये जिस तरह से ये लाया जा रहा है, इस विधेयक को लाया गया मानसून सत्र के बिल्कुल आखिर में, अचानक आनन फानन में, तो इसकी टाइमिंग को लेकर यह कहा जा रहा है कि इसका कोई और मकसद नहीं है। एक तो विपक्षी दलों को और सहयोगी दलों को डराने और धमकाने का एक तरीका है, और दूसरा यह है कि जो तमाम मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद उज्जवल रमण सिंह। देखिए, मेरा तो शुरू से मानना है कि सरकार आपाधापी में काम करती है, बिना सोचे समझे किसी चीज़ को लाने का प्रयास करती है। जो हमारा पूरा जो है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है वो ये कहता है कि जब तक व्यक्ति दोषी न हो तो उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। आप तो जो है किसी का भी ट्रायल, किसी को भी जो है उसकी सजा बिना 30 दिन के उस पर करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी, पहले व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी, कानूनविद से राय लेनी चाहिए थी। ये संघीय ढांचे पर प्रहार भारतीय जनता पार्टी क्यों बार बार करना चाहती है, ये हमारी समझ से परे है। तो लिहाजा जो है लोगों के मन में आशंका है, शंका है, और सरकार की नीयत पर सवाल है, सरकार की मंशा पर सवाल है। तो इसलिए इस बड़े सवाल पर मुझे तो लगता है कि सरकार को इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिए। व्यापक चर्चा के बाद सम्यक विचारोपरांत इस विधेयक को आगे प्रस्तुत करना चाहिए, नहीं तो वर्तमान स्वरूप में सरकार के पास बहुमत नहीं है। बिना बहुमत के बता दीजिए संविधान का संशोधन आप कैसे करेंगे? 2/3 बहुमत चाहिए। तो सरकार पता नहीं क्यों ये प्रयोग करना चाहती है। तो सरकार को इन सब चीजों से बचना चाहिए, गहनता के साथ, गंभीरता के साथ इन विषयों पर
और ये भी कहा विपक्ष के नेताओं की तरफ से कि ये जल्दबाजी में तो लाया ही गया, लेकिन मकसद ये दिखाई पड़ रहा है, सरकार की नीयत ये दिखाई पड़ रही है कि वो करना क्या चाहती है। लोकसभा चुनाव से पहले संविधान को बदलने की जो आशंकाएं थी, उसके बाद 400 पार का नारा दिया गया था, वो सारी आशंकाएं सही साबित होती दिखाई पड़ रही हैं। बावजूद इसके कि सरकार ने बहुमत खो दिया, अल्पमत में वो आ गई, लेकिन फिर भी वो जो करना चाहती थी उस तरफ बढ़ने की कोशिश हर समय कर रही है। इसको लेकर, और ये कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं सुखदेव भगत, उनका कहना है कि अब तक वोट चोरी कर रही थी सरकार, अब इस कानून के जरिए वो सरकार चोरी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको सफल नहीं होने देंगे। सुन लेते हैं सुखदेव भगत क्या कह रहे हैं इस कानून, इस विधेयक को लेकर, 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसको कल पेश किया गया और फिर जेपीसी में भेज दिया गया। सर, जिस तरीके से ये विधेयक निकला, ऑपोजिशन ने बिल फाड़ के उसके बाद जो अरेस्ट मिनिस्टर जो उनको हटाने के लिए पीएम या सीएम हो या बाकी अन्य मिनिस्टर हो, वो जो बिल कल प्रस्तुत हुआ, उसके बाद ऑपोजिशन ने फाड़ के अमित शाह जी की तरफ फाड़ा फेंका। कैसे देख रहे हैं, एक तो एक बिल के बारे में और ऑपोजिशन के इस को लेकर काफी सरकार काफी नाराज, जिनका जो अतीत रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, और लगातार जिस प्रकार ये एक्ट कर रही है, वोट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वोट चोरी कर रही है और इस बिल के माध्यम से सरकार चोरी करेगी, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। और इनका जो नियत शुरू से रहा है, जिस प्रकार आपने देखा होगा ईडी के बारे सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने जो कहा कि इस प्रकार अब एक्ट नहीं करते गुंडा आप हो नहीं। दूसरी बात, मैं इसलिए ईडी की बात कर रहा हूं, आपने देखा करीब 5,982 केसेस इसने रजिस्टर्ड किए, 8 में कन्विक्शन हुआ। तो ये इसका मतलब है कि पॉलिटिकली ये आप प्रतिशोध ले रहे हो, पॉलिटिकली आप सारी चीजें आपकी ये पॉलिटिकल विपन इसे बना रहे हो। और एक दूसरी चीज आपको बताएं, ये म्यूजिकल चेयर है, रेस बना रहे हो आप। इससे क्या आप करोगे, अरेस्ट करोगे, फिर रिमूवल होगा, फिर अपॉइंटमेंट होगा, तो ये आपका इंजीर्ड ये अरेस्ट पे जाएगा, ये पब्लिक मैंडेट पे जाएगा। ये एक बड़ा फैक्टर है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा, इसका विरोध किया, और इनकी जो नीयत जो है वो आज भी साफ नहीं है। और दो स्टेट को जरूर आप कह सकते हैं, बिहार और चंद्रबाबू नायडू, ये कहीं न कहीं उनको डराने के लिए ये बिल लाया जा रहा है कि आप मेरे साथ हो, क्योंकि इनको पता है बिहार में राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद इनकी स्थिति क्या हो रही है। निशिकांत, तो सुखदेव भगत भी ये कह रहे हैं कि अपने सहयोगी दलों को डराने के लिए और ये विधेयक लाया जा रहा है, और ये सरकार चोरी का उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चोरी का एक तरीका अपनाने की कोशिश कर रही है एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सीधे तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और इसको लेकर बुरी तरह से घिरी हुई है सरकार। लेकिन ये तो है अमलेंदु जी, कल से लेकर आज तक चर्चाएं तो रही, हेडलाइंस मैनेजमेंट की जो बात की जाती है उसमें तो कुछ हद तक कामयाब रही भारतीय जनता पार्टी। हाँ, थोड़ा कामयाब रही, लेकिन समीर जी इसके साथ साथ ये भी हुआ कि जो खौफ था, जो हवा था, हवा जिसे कहा जाता है, वो भी खत्म हो गया। तो आज प्रधानमंत्री लोकसभा में जब बैठे हुए तो दिखाई पड़ रहा था। और कल तो अमित शाह को चौथी रो में बैठाना पड़ा समीर जी, और चौथी रो में बैठाने के बावजूद खूब जो थे फाड़ फाड़ के बिल जो थे पर्चे वो भेजे गए। और एक विद्वान विदुषी एक हैं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं कंगना रनौत, वो तो कह रही है कि विपक्ष के सांसद तो पत्थर लेकर आए थे, अमित शाह को पत्थर मारे। अभी हम नहीं कह रहे हैं अमित शाह को पत्थर मारे, कल उन्होंने कहा ये कंगना रनौत कह रही है कि पत्थर जो थे वो मारे गए, ये कंगना रनौत का कहना, वो भी हम लोग सुनवा देंगे। लेकिन महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो डर गया सो मर गया। और वो सवाल पूछ रही हैं, एक तरह से कहा जाए कि महुआ मोइत्रा जो हैं वो पूछ रही है कि भाई आखिर ये चौथी रो में क्यों बैठे थे और ये हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए। और कह रही है कि देश ने देखा कि अमित शाह अपनी सीट पर बैठकर असंवैधानिक संशोधन लाने की हिम्मत कैसे नहीं जुटा पाए। 20 अतिरिक्त मार्शलों की सुरक्षा में बैठे होने के बावजूद वे कायरतापूर्ण चौथी पंक्ति में बैठे रहे। जो डर गया समझो मर गया, ये कह रही है ममता। ये ट्वीट है महुआ मोइत्रा का, अंग्रेजी में लिखा है, जिसका हिंदी वर्जन अभी अमलेंदु जी ने सुनाया, और उसकी आखिरी लाइन है और उसको उन्होंने हिंदी में लिखा है, जो यानी रोमन में लिखा है कि जो डर गया समझो मर गया। और उस विजुअल को भी दिखाएंगे कि किस तरीके से उस बिल की प्रतियां फाड़कर फेंकी गई, विरोध किया विपक्ष ने, लेकिन सरकार उसको लेकर आई। और हालांकि सरकार को भी पता है कि वो हम पारित नहीं करा पाएंगे, लेकिन अमलेंदु जी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू
रिजिजू कल कहीं उन्होंने एक बयान दिया कि हम इसको पारित करा कर रहेंगे। अब ये कॉन्फिडेंस उनको कहां से आ रहा है, लेकिन इस विजुअल को हम देखते हैं जब गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश कर रहे थे और उस समय विपक्ष ने किस तरह से अपना विरोध जताया। ठीक है, हटा दीजिए। वहां पर उनके सामने फेंके जा रहे हैं, कागज फेंके जा रहे हैं और बिल वो पेश कर रहे हैं, यानी ये जो कागज है वो उसी बिल की प्रतियां हैं जिसको पेश कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। हाँ बिल्कुल, अमित शाह अभी हम लोग दिखाया हमने कि वो किस तरीके से कागज फेंके जा रहे हैं और हम सुन भी सकते हैं कंगना रनौत को भी कि वो कह रही है कि सब पत्थर जो था वो विपक्ष ने फेंक कर मारे। आखिर इतना मजबूत प्रधानमंत्री के होते हुए गृह मंत्री के ऊपर पत्थर कैसे फेंक दिए गए और संसद में पत्थर लेके लोग पहुंच कैसे गए? आपकी सीआरपीएफ लगी है, तो मार्शल भी नहीं हुआ, सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ लगी है, तो लोग पत्थर लेके कैसे पहुंच गए? तो ये कंगना रनौत का जो हम लोग बयान सुनेंगे अभी कि वो क्या कह रही हैं, लेकिन ये साफ तौर पर समझा सकता है कि अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का जो खौफ बना के भारतीय जनता पार्टी ने रखा था वो खौफ कल तार तार हो गया, क्योंकि अभी समझ में आ गया सत्ता पक्ष को भी विपक्ष को भी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही वर्चस्व की लड़ाई हार चुके हैं और कोई शायद एक गुट ऐसा तैयार हो गया भारतीय जनता पार्टी में जो नरेंद्र मोदी अमित शाह को हटाना चाहता है। समीर जी बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कहा कंगना रनावत ने, चूंकि वो भी लोकसभा की ही सदस्य हैं और लोकसभा में ही पेश कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह ये संविधान संशोधन विधेयक, और उन्होंने दावा किया कि गृह मंत्री पर केवल कागज ही नहीं बल्कि पत्थर भी फेंके गए। क्या कहा था उन्होंने, सुन लेते हैं। कि आज घटना हुई थी पार्लियामेंट में, आप लोग थे, क्या हुआ था? नहीं तो जिस तरह से हमने आज जो दृश्य देखा पार्लियामेंट में, कोई भी सभ्य समाज जो है उसको देखकर मैं कहूंगी कि शर्मसार हो जाएगा। जो विपक्ष के नेता लोग हैं वहां पे आके जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं जब वो बिल प्रपोज कर रहे थे उनका माइक निकालने की कोशिश करी और तो और वो बिल फाड़कर उनके मुंह पे मारा। उसमें जो है कुछ लोग पत्थर लेके आए थे, पत्थर जो है उनके मुंह पे मारे। इस तरह से उन लोग इतना ज्यादा वायलेंस जो का जिस तरह से दिखा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हमारी पार्टी के लोगों ने बहुत संयम दिखाया, बहुत ज्यादा जो है एक कंपोजर दिखाया, लेकिन कब तक ये वायलेंस जो है इस तरह से दिखाते रहेंगे, दिस इज वेरी कंसर्निंग। तो ये कहना है कंगना रनावत का, लोकसभा की सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी की, हिमाचल प्रदेश के मंडी से आती हैं लोकसभा में और उनका ये दावा है और बड़ा गंभीर ये उन्होंने दावा किया। अब इसके पीछे इसके लिए कोई प्रमाण देंगी, उससे मांगा जाएगा नहीं मांगा जाएगा, लेकिन ये दावा अगर उन्होंने किया है, एक सांसद का दावा है, तो इसका मतलब सही होना चाहिए। उन्होंने भी शपथ ली है जिस तरीके से तमाम दूसरे सांसदों ने ली है, संविधान की शपथ ली है और संसद परिसर में ही अगर ये दावा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये सही होगा। लेकिन अगर सही है तो आखिर संसद भवन के भीतर लोग पत्थर लेकर पहुंच कैसे गए और पत्थर बरसाए गए, लेकिन क्या पत्थर से चोट भी लगी क्या गृह मंत्री अमित शाह को? इसकी जानकारी नहीं मिली। हाँ, इसकी जानकारी भी देनी चाहिए थी कि क्यों जो है इस तरीके से हुआ, क्यों नहीं हुआ और ये पत्थर किसने फेंके, ये नाम भी आना चाहिए। लेकिन कल एक बहुत गंभीर आरोप समीर जी लगाया मिताली बाग जो टीएमसी की सांसद हैं उन्होंने, और उन्होंने कहा कि किरण रिजिजू और बिट्टू ये जो केंद्रीय मंत्री हैं इन्होंने 2 महिला सांसदों पर हमले किए, ये उनका साफ तौर पे आरोप था। और अब ये पता नहीं कितना सच है कितना गलत हम नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये आरोप उन्होंने खुलकर लगाया कि उनके ऊपर 2 केंद्रीय मंत्रियों ने हमले किए। अगर इस तरह की चीज हो रही है तो सीआरपीएफ लोकसभा में भी बुला ली गई, बिल पेश करने से पहले सीआरपीएफ बुला ली गई, अमित शाह को चौथी रो में बैठाया गया। इसका मतलब नरेंद्र मोदी अमित शाह अंदर से बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, सरकार जाने का डर शायद उनको सता रहा है, ऐसा विपक्ष सोच रहा है। समीर जी बिल्कुल इस तरह का, और चूंकि ये जो घबराहट में ही ये बिल भी लाया गया ये भी कहा जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस विधेयक को लेकर जो चेतावनी दी जा रही है और एक तरह से उसमें उस संदेह के घेरे में जो संदेह है इस विधेयक को लेकर सहयोगी दलों में, एनडीए के सहयोगी दलों में और भारतीय जनता पार्टी के
उन नेताओं को सचेत किया जा रहा है या वो खुद सचेत हो रहे हैं जो माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के उस तरीके के वो समर्थक नहीं है, या कह लीजिए कि फॉलोवर नहीं है, या बहुत जो आजकल प्रचलित भाषा में कहा जा रहा है कि भक्त नहीं है। हाँ, जो भक्त नहीं है बिल्कुल। और जो अभी तक बीजेपी की समर्थक समझी जाती हैं मायावती जी, उन्होंने भी समीर जी आज जो इस पर सख्त आपत्ति जता दी है इस बिल को लेकर। जी बिल्कुल, बीएसपी नेता मायावती ने उन्होंने ट्वीट किया है, उसको हम देख सकते हैं। उन्होंने लिखा इस विधेयक को लेकर उन्होंने भी जबरदस्त आपत्ति जताई है और कहा भी यह जाता है अमलेंदु जी की तमाम जांच एजेंसियों की वजह से ही वो कई बार सरकार के समर्थन में दिखाई पड़ती हैं, कभी उन्होंने आई तो नहीं है अभी फिलहाल। लिख रही है कि केंद्र सरकार द्वारा कल संसद में भारी हंगामे के बीच लाया गया 130वां संविधान संशोधन बिल देश में पिछले कुछ वर्षों से चल रहे राजनीतिक हालात में यह स्पष्टतः लोकतंत्र को कमजोर करने वाला लगता है और इसका सत्ताधारी पार्टियां अपने अपने लाभ, स्वार्थ व द्वेष में ज्यादातर इसका दुरुपयोग ही करेंगी, ऐसी जनता को आशंका है। अतः इस बिल से हमारी पार्टी कतई सहमत नहीं है। सरकार इसे देश के लोकतंत्र एवं संविधान के हित में जरूर पुनर्विचार करे तो यह उचित होगा। यह बीएसपी नेता मायावती का ट्वीट है और इस विधेयक का उन्होंने भी विरोध किया है। अमलेंदु जी, विधेयक को लेकर जो सबसे ज्यादा खौफ है वो क्षेत्रीय पार्टियों में ही है, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ इसके दुरुपयोग की आशंका सबसे ज्यादा होगी। किसी को भी आप किसी केस में रख दीजिए, 30 दिन की गिरफ्तारी, 1 महीने की, और बीएनएस में जो है उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे अपराधों के लिए भी 90 दिन की कस्टडी उसमें दी गई है। उसके बाद उनको मंत्री पद से हटा दीजिए, मंत्री पद से हटाने के बाद आप सरकार वहां बदल लीजिए, जो सरकार चोरी के आरोप अभी सुखदेव भगत लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, और ये समझ में आ रहा है कि ये सरकार जो है किस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से समीर जी और लंबी साजिश के तहत जो है काम करती है। देखिए, पहले बीएनएस लाया गया, बीएनएस में लाके पुलिस को इतने अधिकार दे दिए कि 90 दिन तक वो कस्टडी में रख सकती है, कहाँ तो 24 घंटे नहीं रख सकती थी। और बताया गया साहब हमने कानून बदल दिया, वो दंड संहिता की बजाय न्याय संहिता कर दी। पुलिस को आप अधिकार दे रहे हैं, तो ये सरकार जो करती है उसका ठीक उल्टा नाम देती है। नारी शक्ति बंधन, मतलब नारियों के अधिकार छीन लेगी, बताएगी नारी शक्ति बंधन। मजदूरों के अधिकार छीन लेगी, बताएगी मजदूर संहिता ले आए हैं, मजदूरों को न्याय मिलेगा। संविधान माथे पे लगाएंगे मोदी जी और संविधान को नष्ट करने के लिए काम करेंगे। किसानों को बताएंगे किसान सम्मान निधि योजना, किसानों की जो है जमीन छीनने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे काम सरकार करती है। अब जब बीएनएस ले आया गया, अब ये लाया जा रहा है कि साहब आप किसी को मुख्यमंत्री अगर कोई जो है या कोई मंत्री जो है वो अगर रहेगा 30 दिन से 1 दिन भी ज्यादा हिरासत में, तो 31वें दिन को खुद उसका त्यागपत्र मान दिया जाएगा। अब आप इसको लेकर आना चाहते हैं, तो विपक्ष जो कह रहा है वो साफ तौर पर यही कह रहा है कि ये एक तरीके से साजिश जो है वो सरकारों पर कब्जा करने की है। इमरान मसूद है कांग्रेस के सांसद, उन्होंने भी समीर जी इसको लेकर अपनी बात रखी। जी बिल्कुल, इमरान मसूद को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण ये बिल पेश तो हो गया, लेकिन तुरंत उसको जेपीसी को भेज दिया गया और ये कहा जा रहा है कि इसको पारित कराने की क्षमता सरकार में नहीं है। सरकार को भी ये पता है, इसीलिए मानसून सत्र के आखिर में तब ले आई जब तमाम मुद्दों पर सरकार गिरी हुई है। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर पर भले ही 2 दिन की चर्चा हुई संसद में, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से भारत के को लेकर बर्ताव कर रहे हैं, लगातार वो भारत की संप्रभुता को चैलेंज कर रहे हैं, सरकार जवाब नहीं दे रही है। इन सारे मुद्दों पर बुरी तरीके से सरकार गिरी हुई है और एसआईआर, वोट चोरी, ये मामले तो है ही। इनको लेकर लगातार संसद में चर्चा की मांग हो रही थी, तो उन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश के रूप में इसको विपक्ष देख रहा है। तो सुनते हैं इमरान मसूद क्या कह रहे हैं इस बिल को लेकर, और इसको काला कानून, पुलिस राज स्थापित करने वाला विधेयक बताया जा रहा है। देखिए, बिल पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है और कल को ये आप अजर अमर नहीं है, कल को आपके ऊपर भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा काम मत करिए कि जो आपको भी नुकसान दे, जो लोकतंत्र की आत्मा को चोट देने का काम करे। हर काम आप वो कर रहे हो जो लोकतंत्र की आत्मा के ऊपर चोट दे रहा है। इस देश को कहां लेके जाना चाहते हो? इस देश को लेकर कहा जाना चाहते हो कि एक आदमी का राज रहे, राजा साहब जिसके लिए, राजा के लिए सारी प्रजा समान हो जाए और वो जिसको चाहे उठाए और पिक करे, चूज एंड पिक होगा कि आप पिक एंड चूज कर करके किसी को भी मुख्यमंत्री बना दें, किसी को भी बना दें और जब चाहे उसको हटा दें। क्या तमाशा बना रहे हैं? इमरान साहब, जिस तरीके से कल अमित शाह और केसी वेणुगोपाल के बीच में भी हमने एक तनातनी देखी, उन्होंने बोला कि हमें मोरालिटी मत सिखाइए, इस तरीके से केसी ने जो बात रखी। चलिए, वो तो पार्लियामेंट में चलती हैं सब चीजें। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ऑपोजिशन का रिएक्शन रहा इस बिल को लेके काफी निंदनीय है। राहुल गांधी को एंटी कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्होंने। अरे कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहे हो तुम भाई, कैसी बात कर रहे हो?
अच्छा, लास्ट है आज नॉमिनेशन जा रहे हैं। तो कितने आश्वासित हैं कि अरे 100%। अब जब ये परेशानी बौखलाहट इसीलिए तो है, ये बिल ऐसे इसीलिए तो लाए जा रहे हैं कि इन मुख्यमंत्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा सके, और क्या है इसके अलावा। तो ये मुख्यमंत्रियों को कंट्रोल किया जा सके, उनको अपने नियंत्रण में डर दिखाया जा सके, धमकी दी जा सके और उनकी सरकारों को पर कब्जा किया जा सके। यानी जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको एक तरह से डिस्टेबल करने के लिए, अनस्टेबल करने के लिए एक और टूल अपनाया जा रहा है। इधर अभी एक विवाद जो चल ही रहा है उसमें राज्यपालों के जरिए किस तरह से सरकारों को परेशान किया गया है, आरोप उस पर लगे हैं। राज्यपालों ने विधेयक सब महीनों लटकाए रखे और उनको पारित नहीं होने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक कड़ा कानून आदेश पारित किया और यह कहा कि आप अनिश्चित काल तक के लिए विधेयक को नहीं लटकार सकते हैं, और उसको लेकर फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आता है। अब सुप्रीम कोर्ट में उस पर भी सुनवाई चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल जो सुनवाई के दौरान अपना ऑब्जर्वेशन दिया वो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, और कहा कि आप राज्यपालों के जरिए वहां की राज्यों की विधानसभाओं को आप चलाएंगे, वहां बिल कौन सा पारित होगा ये राज्यपाल तय करेंगे या चुने हुए विधायक तय करेंगे। हाँ, बिल्कुल साफ तौर पे पूछा गया कि भैया कौन तय करेगा, ये साफ तौर पर समझ में आता है। तो ये एक तरीके से देखा जा सकता है समीर जी, और ये अच्छी बात जो है वो यही है कि इसको लेकर विपक्ष एकजुट है। और समीर जी, ये विपक्ष एकजुट जो है वो पूरा विपक्ष एकजुट है। और ये जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन की तरफ से, ये इंडिया गठबंधन के ही नहीं बल्कि एक तरह से कहा जाए वो पूरे विपक्ष के उम्मीदवार हैं। तो अब इसको लेकर पूरे विपक्ष का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, और इस बिल के खिलाफ भी पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। मायावती इंडिया गठबंधन की सदस्य नहीं है, लेकिन वो भी इंडिया गठबंधन के साथ सुर में सुर मिला रही हैं। बीजू जनता दल इंडिया गठबंधन का सदस्य नहीं है, लेकिन बीजू जनता दल भी इसको लेकर अपनी आपत्ति सख्त तौर पर जता रहा है। बीजू जनता दल के नेता हैं दिव्य शंकर मिश्रा। दिव्य शंकर मिश्रा ने समीर जी इसको लेकर अपनी बात रखी है, और दिव्य शंकर मिश्रा जो हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये बिल जो लाया जा रहा है ये पूरी तरह से राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग है, और केंद्र सरकार को संसदीय लोकतंत्र को मान्यता देनी चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि जैसा कि पहले भी तय किया जा चुका है कि अदालत द्वारा 2 साल से ज्यादा की सजा पाए किसी व्यक्ति को उसके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। हालांकि किसी पर सिर्फ आरोप तय करना, उसे चुनाव लड़ने का मौका न देना, उसे उसके मौजूदा पद से हटाना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग सुन भी सकते हैं, अंग्रेजी में उनकी बाइट थी, मैंने थोड़ा जी बिल्कुल। ये दिव्य शंकर मिश्रा है, बीजू जनता दल के नेता है, और जैसा बताया अमलेंदु जी ने कि एनडीए गठबंधन में नहीं है बीजू जनता दल, लेकिन इस विधेयक के भी खिलाफ है, एसआईआर के भी खिलाफ है, और तमाम मुद्दे जो इंडिया गठबंधन उठा रहा है उस पर वो इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपने को इंडिया गठबंधन से अलग भले कर लिया है, लेकिन इन सारे मुद्दों पर साथ संजय सिंह रोज वहां प्रदर्शन में, आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं वो सारे लगातार इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। तो सुनते हैं बीजेडी के सांसद दिव्य शंकर मिश्रा क्या कह रहे हैं इस विधेयक को लेकर। This is purely misutilization of political power. The central government must understand that there is law of the land, there is parliamentary form of democracy, and it was decided earlier that anyone who is convicted by a court of law and the conviction is more than 2 years will be debarred from fighting political elections or to hold any post. But now by just framing charges on someone and not permitting him to fight elections and debarring him from fighting elections and removing from the position held now is, I think, totally unfortunate. The government has all the powers of CBI, ED, income tax and other investigating agencies. They can always frame charges, and those charges can be framed against most of the time against the opposition. So I strongly feel that this is undemocratic, and this shouldn't be taken on as a bill. Only the serious allegations, serious charges, any minister, any CM, PM, then he can be removed. तो इसको लेकर बीजू जनता दल भी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है। यानी बिल्कुल सही कहा अमलेंदु जी ने कि इंडिया गठबंधन में जो घटक दल औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से शामिल हैं, उनके अलावा भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सारी की सारी इस मामले में गठबंधन के साथ दिखाई पड़ रही हैं, चाहे ये विधेयक हो या फिर एसआईआर हो, वोट चोरी का मुद्दा हो। और ये सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है। और इसमें भी जिस तरीके से ये
आनन फानन में ये विधेयक लाया गया। विधेयक माफ कीजिएगा, विधेयक भले ही इसलिए लाया गया हो कि हेडलाइंस मैनेजमेंट के लिए लाया गया हो, लेकिन विधेयक को लाने की टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। सारी चीजें हैं, लेकिन सरकार क्या करना चाह रही है वो भी दिखाई पड़ गया। संविधान के साथ खिलवाड़ करने के जो आरोप लगे हैं, बदलने के जो आरोप लगे हैं, उसी दिशा में इसको एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हाँ बिल्कुल समझिए, इसको इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है कि ये जो संविधान बदलने का जो काम है उसको, और किसी तरीके से तानाशाही जो है वो नरेंद्र मोदी की स्थापित किया सके, बीजेपी की तानाशाही स्थापित किया सके, इसकी तरफ बढ़ता हुआ कदम इसको दिखाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये बिल हम पास होने ही नहीं देंगे। एक तो पहले संविधान संशोधन है, 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में, वो जो नहीं है। राज्यों से आप पास करा सकते हैं, आधे राज्यों से, ठीक है आपकी आधे राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन वो सरकारें भी कब तक रहेंगी। और सबसे बड़ी बात समझिए ये है कि जो खतरा, जो विपक्ष कह रहा है कि ये खतरा जो है ये बीजेपी के नेताओं को भी इससे ज्यादा है और घटक दलों को तो है ही। तो क्या बीजेपी के घटक दल और बीजेपी के जो नेता हैं वो इस बिल के समर्थन में बात करेंगे, इसमें वोट देंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है इसको लेकर। लेकिन जिस तरीके से समीजी चीजें चल रही है उसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये बीजेपी के गले की हड्डी बन गया है। इधर जो वोट चोरी को लेकर समीजी चल रहा है, राहुल गांधी आज यहाँ है, दिल्ली में है, और वो जो बी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उनके नामांकन के समय यहाँ थे, तो वो एक दिन के लिए उस यात्रा से यहाँ आ गए थे दिल्ली। लेकिन वो 5वें दिन यात्रा फिर से बिहार के शेखपुरा से शुरू हो गई है, और तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य वो इस यात्रा में इस समय शामिल हैं। दीपांकर भट्टाचार्य ने इस यात्रा को लेकर अपनी बात रखी है कि यात्रा फिर से शुरू हुई और किस तरीके से यात्रा जो है वो बिहार में जन आंदोलन बन रही है। और राहुल गांधी ने साफ तौर पर चेतावनी दी कल, जब इंडिया गठबंधन के विपक्ष के सभी सांसद जो थे वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के स्वागत कार्यक्रम में थे, वहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में आग लग रही है और जिसको देखना वो बिहार में आकर देखे। पूरी जनता जो इस वोट चोरी के खिलाफ सड़कों पर दिखाई पड़ रही है और एक आंदोलन जो है, एक बड़ा आंदोलन वो बिहार से खड़ा हो रहा है और इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा, ये उन्होंने कल कहा। जी बिल्कुल, सुनते हैं क्या कहा है सीपीआई-एमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने यात्रा को लेकर। और इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के जो सभी सहयोगी दल हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी भी। राहुल गांधी फिर उसको ज्वाइन करेंगे, उस यात्रा को। और ये यात्रा वास्तव में वहां जो वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है और जिन 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया है, ऐसे तमाम लोग भी आ रहे हैं उस यात्रा में नेताओं से मिलने के लिए, जिनके नाम काट दिए गए उनको मृत बताकर या किसी और वजह से, जबकि 1 साल पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट डाले थे। ढेरों उदाहरण ऐसे मिल रहे हैं और वहां पर उन लोगों को का परिचय भी कराया जा रहा है, उनसे बात भी कराई जा रही है। सुनते हैं दीपांकर भट्टाचार्य क्या कह रहे हैं। हम लोग मुंगेर तक जाएंगे, यात्रा यहीं से शुरू होगी, जैसा तय था वैसी यात्रा आगे बढ़ेगी। और वाइस प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन का मामला है, तो राहुल जी बाद में आकर शामिल होंगे। तो यात्रा तो आप देखिए 1 तारीख तक चलेगी। और अभी जो पिछले 3-4 दिन का हम लोगों का अनुभव रहा, जबरदस्त जन समर्थन दिख रहा है। और मेरे ख्याल से जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी समर्थन भी बढ़ जाएगा और ज्यादा। ये जो तकरीबन जो दक्षिण बिहार का हिस्सा है, इसमें लेफ्ट का जो एक रूट है वो स्ट्रांग माना जाता है। तो जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है उसमें क्या इन क्षेत्रों में लेफ्ट की दावेदारी ज्यादा दिखेगी? नहीं, बल्कि लेफ्ट के बारे में या खासकर हमारी पार्टी के बारे में तो लोगों का आकलन है कि माले को कम सीट मिलती है। माले को और ज्यादा सीट मिले तो इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन है वो और बेहतर हो जाएगा। इसलिए वो सीटों की बात तो अपनी जगह पर है, सब लोग सबका ख्याल रखेंगे। लेकिन इस बार हम लोगों ने तय किया है कि दक्षिण बिहार तो पिछले बार भी बीजेपी पीट चुकी है, 2020 के विधानसभा में भी, 24 के लोकसभा में भी पूरा शाहबाद 4 सीट, चारों पर इंडिया गठबंधन, जिसमें 2 पर भाकपा माले। आपके पूरे वहाँ आपके मगध में 3 सीट, पाटलिपुत्र से लेकर जहानाबाद से लेकर के औरंगाबाद तक वहाँ हम लोग हैं। तो हमें लगता है कि इस बार हमको दक्षिण में अच्छा करेंगे ही, लेकिन इस बार उत्तर बिहार जहाँ कमजोर रहा पिछले 2020 में भी और 24 में भी, इस बार हम लोग उत्तर बिहार को भी बिल्कुल ठीक करेंगे और निर्णायक बहुमत आएगा। तो यही तो सवाल मेरा था कि जो दक्षिण बिहार है इसमें अगर रूट आपका मजबूत है तो बार्गेनिंग आपका कांग्रेस के साथ है या आरजेडी के साथ है? सीटें क्यों कम मिलती है? नहीं, हमें लगता है कि देखिए अब हम लोग तो पहले गठबंधन में थे ही नहीं, तो पिछली बार ही पहली बार हम लोग गठबंधन में आए, तो आप लोगों के पास अनुभव है, 2020 का है, 24 का है, और निश्चित तौर पर इस बार
पहले और बात करेंगे। हमें लगता है कि कोई बार्गेनिंग का सवाल नहीं है, एक सार्थक सीट शेयरिंग, ताकि एक निर्णायक बहुमत, सार्थक सीट शेयरिंग फार्मूला और निर्णायक बहुमत मिले, बेहतर समन्वय हो। और अभी जो यात्रा हो रही है, कि यात्रा से ये समन्वय सिर्फ ऊपर में नेताओं का समन्वय नहीं है, नीचे एक एक कार्यकर्ता। तो ये जो वहां पर यात्रा चल रही है वोटर अधिकार रैली, उसमें शामिल हैं, उसी में ये बोल रहे थे दीपांकर भट्टाचार्य, CPI-ML के नेता, और कह रहे हैं कि पिछली बार जो कुछ कमियां रह गई इस बार वो भी दूर हो जाएंगी, इसलिए कि जो बिहार का मतदाता है वो ये जान गया है कि कैसे मतदाता सूची से ही उसको बाहर किया जा रहा है, वोटर लिस्ट से ही बाहर किया जा रहा है, ताकि वोट देने ही न पाए। अमलेंदु जी, जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं बिहार की और जो दिखाई पड़ रहा है, वो तमाम विजुअल्स आ रहे हैं, यात्रा को जिस तरह से आम लोगों का समर्थन मिल रहा है, वो भी बहुत हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है बीजेपी के लिए। और जो ये विधेयक लाना जो पारित भी नहीं हो सकता, और इस तरह के जो तमाम काम किए जा रहे हैं, इन सब के पीछे उसी को देखा जा रहा है। और उस यहां तक कि जो जिस दिन यात्रा शुरू हुई संडे को, उसी दिन चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसको भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखा गया, और इसीलिए आरोप लगा कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त का खुद का फैसला नहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का किसी के कहने पर यह किया गया था। हाँ बिल्कुल, ये कहा भी मनोज झा ने तो कहा भी कि भाई हमें तो भारतीय जनता पार्टी का एक नया प्रवक्ता मिल गया, मुख्य चुनाव तो ढूंढने हम गए थे, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता मिल गया, तो ये कहा विपक्ष की तरफ से कहा गया है, साफ तौर पर देखने में आया। लेकिन समीर जी, ये इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं बिहार SIR को लेकर, और राहुल गांधी ने जैसे कहा कि बिहार में एक आग लगी हुई है, तो वास्तव में वो आग जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है कि बिहार में किस तरीके से आग लगी हुई है, और एक बड़ा आंदोलन जो है उठ के खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसको लेकर समीर जी काफी चर्चाएं चल रही हैं, और जैसा कि हम लोगों ने बताया कि जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं, उन्होंने अपना पर्चा दाखिल भी कर दिया है। कल राहुल गांधी ने संबोधित किया था सांसदों को, उनके साथ उनका स्वागत किया गया बी सुदर्शन रेड्डी का। बी सुदर्शन रेड्डी ने कल एक बहुत बढ़िया बात कही समीर जी, उन्होंने कहा कि वो मुझे डॉक्टर लोहिया का एक शब्द, मतलब एक वाक्य जो याद आता है कि सड़कें अगर सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। राहुल गांधी की खासियत यह है कि सड़कों को सूना नहीं होने देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी टिप्पणी जो है जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की राहुल गांधी के लिए समझी जा रही है। और राहुल गांधी ने भी कहा कि बिहार में आग लगी हुई है, तो ये सड़क से और आग का और संसद का जो रिश्ता और नाता है समीर जी, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बेचैन कर रहा है। विपक्ष का कहना यही है, खासतौर से तेजस्वी यादव का कहना यही है कि इसी बेचैनी की वजह से ये बिल लाया गया है, ताकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराया और धमकाया जा सके कि आपको हम जेल भेज देंगे अगर आपने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, सरकार गिराने की, या विपक्ष के उपराष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट देने की कोशिश की, तो हम आपको जेल भेज देंगे। ये एक डराने धमकाने का प्रयास है, ये तेजस्वी का साफ तौर पर कहना है। जी बिल्कुल। और इधर कांग्रेस के जो बिहार के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, कृष्णा अल्लावरू, उनको भी सुनते हैं, और SIR को लेकर क्या कह रहे हैं, और जिस तरह से इस यात्रा को वहां समर्थन मिल रहा है, आम लोगों का समर्थन मिल रहा है, उसको लेकर कि कैसे बीजेपी परेशान है। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बयान हम देख रहे हैं कि उनका कहना है कि कांग्रेस के योग्य युवा नेताओं को राहुल गांधी मौका नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो अब योग्य नेताओं को नहीं दे रहे हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी तो अपनी योग्यता पे ही आए हैं, और वो तो सभी को दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर हो चाहे ये कंगना रनावत जी, हाँ अनुराग ठाकुर हो, कंगना रनावत हो, तमाम लोग हैं योग्य। रेखा गुप्ता योग्य थी, उनको आगे ले आए, और साहिब प्रवेश सिंह वर्मा अयोग्य थे, उनको छोड़ दिया। ये तो सबको योग्य को आगे लेकर आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी बहुत योग्य हैं, उनको ले आए, लेकिन वहाँ यशपाल आर्या जो है, अब पता नहीं कहाँ है वो यशपाल आर्या, कांग्रेस में भी है, पता नहीं, लेकिन और लोग भी हैं। अब वो मतलब 3 महीने से पहले है वो जो आए थे मुख्यमंत्री, बीच में उनका इस्तीफा ले लिया गया उत्तराखंड में। जी हाँ, साल भर में वहां जो थे 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। तो ये तो सब योग्य लोगों को लेकर आते हैं, किस तरीके से योग्य लेकर आए हैं। देवेंद्र फडणवीस योग्य है, उनको आगे लेकर आए हैं, तो विनोद तावले को लेकर नहीं आए क्योंकि वो तब योग्य नहीं थे। तो ये समझा जा सकता है मोदी ने सब योग्य लोगों को ही। अब देखिए अमित शाह जी योग्य हैं, तो उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। योगी जी को, देवेंद्र फडणवीस को, हेमंत बिश्व शर्मा को नहीं बना रहे। तो ये तो है, अब मोदी जी योग्य लोगों को बढ़ाते हैं आगे। जी बिल्कुल। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं कृष्णा अल्लावरू और SIR को लेकर, और बिहार में जो वोटर अधिकार रैली चल रही है उसको लेकर। देखिए, असेंबली इलेक्शन आप करने के लिए हमारे पास बिहार के मुद्दे हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है SIR बिहार के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो वोट चोरी हो रही है इससे जनता का हर अधिकार पे हमला होता है।
अगर वोट चोरी करके कोई सरकार बनाता है तो वो सरकार बेरोजगारी बढ़ाने के प्रयास क्यों करेगी, या सरकार रोजगार बढ़ाने के काम क्यों करेगी? बेरोजगारी बढ़ाएगी, महंगाई कम नहीं करेगी, भ्रष्टाचार कम नहीं करेगी। वोट चोरी की सरकार जनता के लिए काम नहीं करेगी। वोट चोरी की सरकार शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधारेगी। वोट चोरी की सरकार पेपर लीक नहीं सुधारेगी। वोट चोरी की सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं सुधारेगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक वोट चोरी चलती रहेगी तब तक आम आदमी का हर अधिकार, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, भ्रष्टाचार, क्राइम, इन सब में कुछ सुधार नहीं होगा। ये जो भीड़ है ये जानना चाहती है, क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है आप कट टू कट और पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की कई मीटिंग हुई, लेकिन कांग्रेस खुलकर ना दावा पेश कर पा रही है, ना कह पा रही है अपने सपोर्टर से कितनी सीटों पे लड़ेंगे आप लोग। ये हुजूम तो कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए है। बिहार की जनता आज सड़क पे निकल रही है, घर के छतों पे बैठकर देख रही है, खिड़की से झांक के देख रही है। बच्चे काफिला के साथ साथ दौड़ रहे हैं, झंडा पकड़ के मुस्कुराते हुए हंसते दौड़ लगा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि बिहार की जनता का उत्साह और विश्वास महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी के साथ है। रही बातें सीटों की, जब सीट का बंटवारा हो जाएगा तब हम आपको खुल के बता देंगे। सम्मानजनक सीट इस बार कांग्रेस को मिलेगी, क्योंकि माहौल तो हर दल को सम्मानजनक मिलेगा और मिलजुल के हम लड़ेंगे। 243 सीटों पर महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार रहेगा वो सबका उम्मीदवार बनेगा। तो ये कृष्णा अल्लावरू जो बिहार में कांग्रेस के प्रभारी हैं वो कह रहे थे, और ये यात्रा लगातार चल रही है और इसको समर्थन मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इसमें वो लोग आ रहे हैं जो 65 लाख लोगों में शामिल हैं, जिनको चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से बाहर कर रखा है, जिनका वोटिंग राइट ही खत्म कर दिया बिना उनको बताए। उन्होंने कोई फॉर्म नहीं भरा, उन्होंने कोई अपनी जानकारी नहीं दी, क्योंकि तमाम लोगों के पास BLO जो ये जानकारी इकट्ठा कर रहे थे वो पहुंचे ही नहीं। और ये यात्रा चल रही है, 1 सितंबर को ये पटना में समाप्त होगी और लगातार उसको जो समर्थन मिल रहा है उसकी बात कर रहे थे कृष्णा अल्लावरू। और इधर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भी अब दोनों तरफ के, दोनों गठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। आज इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भी पर्चा भर दिया है, लेकिन इन सब के बीच उपराष्ट्रपति का चुनाव जिस वजह से हो रहा है, यानी जो पिछले उपराष्ट्रपति रहे, 1 तारीख उन्होंने जो 21 जुलाई को ही मानसून सत्र के पहले दिन ही जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से अब तक वो कहां है पता नहीं है। आज सत्र का भी सत्रावसान हो गया है। हाँ, सत्रावसान हो गया। और कल राहुल गांधी ने समीर जी सवाल पूछा जब वो इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ थे, विपक्ष के सांसदों के साथ थे, और बी सुदर्शन रेड्डी साहब का जो था वो स्वागत किया था। तो उन्होंने पूछा कि भाई वो जो आदमी जो हर समय बहुत बोलता था वो कहाँ गायब है, और वो ऐसी किस जगह है जहां से उसे बोलने नहीं दिया है। अंग्रेजी में बाइट है, लेकिन उसका ट्रांसक्रिप्शन हिंदी में भी है, वो बाइट हम लोग दिखवा सकते हैं कि राहुल गांधी ने कल जगदीप धनखड़ को लेकर कहा क्या समीर जी। और बिल्कुल, और ये लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, पूछा जा रहा है कि आखिर कहां पर है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सुन लेते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा उनके बारे में। Where is the old vice president gone? Why he is in hiding? Why the vice president of India is in a situation where he cannot say a word, one word, and has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. तो ये कहां पर है कुछ पता नहीं है, एक शब्द उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। और इन्हीं सारी परिस्थितियों के बीच सरकार उसी मानसून सत्र में लेकर आ रही है 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जो किसी भी मंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और कोई भी हो, उन सब को 30 दिन के तक अगर वो जेल में रहते हैं तो उनको पद से अपने इस्तीफा देना पड़ेगा, अपने आप ही वो उस पद से मुक्त हो जाएंगे। तो ये दिखा रहा है जो एक आशंका विपक्षी दलों को ही नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों को भी है, और खुद भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी लोगों को ये आशंका है, क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो मौजूदा सरकार है वो अपना एक अधिकार जमाए रखने के लिए राज्यों पर भी और पूरे देश में, यानी सत्ता पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए इस
विधेयक को पास कराने की कोशिश कर रही है। हाँ बिल्कुल समीर जी, यही कहा जा रहा है, विपक्ष यही आरोप लगा रहा है और ये भी कहा रहा है कि ये पास तो होगा ही नहीं, लेकिन इसके जरिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने धमकाने की कोशिशें बीजेपी की तरफ से हो रही है। चूंकि ये सरकार बहुत कमजोर उसमें चल रही है, जिस तरीके से नीतीश कुमार को वहां डिच करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उनको उतनी सीटें नहीं देगी जितने भी चाहते हैं, उनको ये भी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश भी नहीं कर रही है कि ये हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार कोई कदम ना उठा लें और सरकार गिराने के लिए आगे बढ़कर चंद्रबाबू नायडू के साथ हाथ ना मिला लें, तो इसलिए नीतीश और नायडू को डराने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, ये कहना है तेजस्वी यादव का साफ तौर पर समीर जी। अब ये नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के लिए लाया जा रहा है या जो अमित शाह जी के लिए बीजेपी में खतरा बन सकते हैं उनके लिए लाया जा रहा है, ये तो जो बिल ला रहे हैं वो जाने किसके लिए लाया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर जो बातें चल रही हैं सत्ता के गलियारों में, बातें यही चल रही हैं समीर जी। जी बिल्कुल, बातें यही चल रही हैं, आशंकाएं हैं, और चूंकि पिछले 11 साल का जो सरकार का परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरीके से तमाम राज्यों की सरकारें गई है, ईडी, सीपीआई, इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियों ने जिस तरह से विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है, उन सब को देखते हुए ये सीधे तौर पर जो विपक्ष का कहना है कि ये बता रहा है कि सरकार आगे क्या करना चाह रही है, किस वजह से ये विधेयक लाया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि विधेयक तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने की भी एक कोशिश हो सकती है, और वो साफ दिखाई भी पड़ रही है। आज संसद का मानसून सत्र का सत्रावसान हो गया और कल ही ये विधेयक लाया गया, लेकिन इन सब के बीच जो जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर पूरे सत्र के दौरान चर्चा की मांग होती रही, एसआईआर और चुनाव आयोग की भूमिका, वो मुद्दा अभी भी बना हुआ है। और ये बिहार में वोटर अधिकार रैली जारी है, उसको जो समर्थन मिल रहा है उससे ये पता लग रहा है कि वोट चोरी के मसले पर लोग कितने गंभीर हैं और किस तरीके से डरे हुए हैं। बहुत सारी चीजें हैं और क्या होता है, लेकिन एक जो सरकार का एक लिटमस टेस्ट है वो इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में दिखाई पड़ जाएगा कि जो वहां सहयोगी दल है, खासतौर पर तेलुगु देशम पार्टी और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की दूसरी पार्टियां भी जो अक्सर सरकार का समर्थन करती हैं संसद में, वो किधर जाएंगी। ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी है और चेतावनी भी है। देखते हैं क्या होता है आगे। रहेंगी इन सब खबरों पर हमारी नजर। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को फिलहाल यही समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।